सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बजट पे मैं जो मुझे अवसर मिला उसके लिए पुनः आपको धन्यवाद। महोदय, सबसे पहले मैं तो हमारे पार्टी के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता श्री दीनदयाल जी के पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि जिनके कारण से, जिनकी प्रेरणा से कोरोना की इस महामारी के कार्यकाल में भी हमारे यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और अनुराग जी द्वारा यह जो बजट पेश किया गया है, कोरोना के ऐसे कार्यकाल में जब सारे लोगों को लगता था कि पता नहीं कितना बजट में बढ़ेगा, महंगाई आएगी, टैक्स लगेगा, पर उन सारी बातों को निर्मूल करते हुए ऐसा संतुलित बजट पेश किया है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि यह विकासशील बजट है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट होगा और जिसके कारण से एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में यह जो बजट बनाने का काम किया है, निश्चित रूप से हमारे वित्त मंत्री जी सहित सभी हमारे प्रधानमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। निश्चित रूप से सभापति महोदया, यह बजट बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे एक नट एक रस्सी के ऊपर चलता है और कर्तव्य दिखाते हुए अपने आप को संभालते हुए पूरा कर्तव्य दिखाता है, इसी तरह से कोरोना के इस कार्यकाल में हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, बिना कोई महंगाई बढ़ाए, बिना कोई 1 रुपये का टैक्स लगाए और पहले की ज़्यादा तुलना में बजट हर विभाग को देने का काम किया है। तो इसलिए जितनी इस बजट की तारीफ की जाए वो कम है सभापति महोदया, और होगा भी क्यों नहीं सभापति महोदया, कारण कि हम दीनदयाल जी के अंत्योदय को लेकर चलते हैं, एकात्म मानववाद को लेकर जब चलते हैं तो दृष्टि ही जब हमारी उस तरह से है कि जो अंतिम छोर में रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, चाहे वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो और देश के किसी भी कोने का प्रांत हो, चाहे वो उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व, सबको एक समान दृष्टि से देख करके विकास के लिए सबको भरपूर पैसा देने का काम इसमें किया है। तो निश्चित रूप से ये हमारी उस अंत्योदय की नीति का परिणाम है। मैंने सभापति महोदया देखा है कि जब जब भी जहाँ जहाँ जिन जिन प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही या जब जब केंद्रीय सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, तब तब विकास की गति बहुत तेज हुई। मैं बताना चाहता हूँ महोदया कि हमारे को एक मूलभूत सुविधाएं क्या लगती हैं बजट में, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, फिर इसके अलावा हर एक और सारी चीज़ें हैं। बजट के उन बिंदुओं पे नहीं जाऊंगा क्योंकि समय कम होगा, तो इसलिए इसमें आवश्यकता है। तब आप देखिए कि एक समय वो था, मैं भी एक पेशे से चिकित्सक हूँ, मैं 75 का उस समय का कार्यकाल याद करता हूँ कि जब मैं चिकित्सा करता था तो गांव में चलने के लिए सड़क नहीं, पीने का पानी नहीं, बिजली नहीं। अब ये धीरे धीरे करके आया और जब अटल जी की सरकार जब पहली बार 1998-99 में बनी, तो उस समय पर पहली बार प्रधानमंत्री सड़क के रूप में गांव-गांव तक 500 की आबादी तक उन सड़कों को पहुंचाने का काम किया गया। और उसके बाद जैसे ही 2004 में अटल जी की सरकार चली गई तो फिर से सड़कों का काम बंद हो गया, गति धीमी कर दी गई। फिर हमारे कुछ दक्षिण के मित्रों के दबाव के कारण से, कुछ हमारे सांसदों के दबाव का थोड़ी सी गति बढ़ी, पर 2014 आते तक भी प्रधानमंत्री सड़क में बनने का काम बहुत धीमा था। उसके बाद महोदया देखिए कि जैसे ही आदरणीय मोदी जी की सरकार आई, पुनः इस तेजी के साथ में प्रधानमंत्री सड़क बनने का काम प्रारंभ हुआ और अब लगभग 500 की आबादी के उन सारे गांव तक सड़कें बना दी। अब इतना ही नहीं महोदया, अब आप देखिए कि जो सड़कें पहले उस समय के हिसाब से बनी थी, जो केवल 3.25 मीटर की सड़क होती थी, आज 20-20, 30-30 किलोमीटर की सड़कें 5.5 मीटर चौड़ी और 9 मीटर पूरी चौड़ाई की पुनः नई सड़कें बन रही, क्योंकि यातायात का दबाव बढ़ गया। ये किसके कार्यकाल में संभव हो पाया? ये केवल मोदी जी के कार्यकाल में संभव हुआ। और उसके पीछे भी मूल कारण दिखता है सभापति महोदया कि हमारे इस 6-6.5 साल के कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार की बू कहीं नजर नहीं आई, कहीं एक भ्रष्टाचार कहीं नहीं हुआ, और इसलिए सारा पैसा बचा। और ये जब पैसा बचा तो निश्चित रूप से हमारे विकास के काम में आया, और यही कारण है कि आज 1 लाख करोड़ के से ऊपर का बजट केवल सड़कों के लिए दिया जा रहा है। सभापति महोदया, मैं इसमें अपने क्षेत्र की मांग के साथ जोड़ते हुए अपनी बातें कहूँगा कि जब ये सड़कें बजट के लिए इतना पैसा दिया है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बन रहे हैं, अनेक कॉरिडोर बन रहे हैं, तो मेरे यहाँ भी, मेरा जो लोकसभा क्षेत्र सभापति है उसमें कान्हा और पेंच ये 2 नेशनल पार्क आते हैं, तो इनके बीच में सिवनी से बालाघाट तक का एक मार्ग यदि मेरा नेशनल हाईवे में हो जाए, 4 लेन हो जाए, तो सीधा कान्हा को जोड़ने वाला मार्ग बनेगा। और जो लोग नागपुर से सिवनी और सिवनी से कान्हा के लिए जाएंगे उनको एक सीधा नेशनल हाईवे मिलेगा, 4 लेन का मार्ग मिलेगा। तो हमको इसमें पर्यटन में भी लाभ मिलेगा और राजस्व की भी इसमें हमको वृद्धि होगी। तो ये
इस की मांग करता हूं। और दूसरा, जबलपुर से नागपुर और नागपुर से रायपुर के बीच में भंडारा में गन गैरेज फैक्ट्री और जबलपुर में है, तो जबलपुर और भंडारा के बीच में सिवनी तक तो नेशनल हाईवे है, पर सिवनी से यदि भंडारा के लिए नेशनल हाईवे यदि बना दिया जाता है तो सीधा गन गैरेज फैक्ट्री जबलपुर से भंडारा को जुड़ जाएगी और एक अतिरिक्त मार्ग आपदा के अवसर पर हमारे लिए एक प्राप्त हो जाएगा और इससे हमारी दूरी भी लगभग 100 किलोमीटर की बचेगी। तो इस तरह से ये सड़कों पे मैं चाहता था कि ये दो चीज़ें हैं कि इसमें माननीय मंत्री जी हमारा इसका विशेष ध्यान रखेंगे तो लाभ मिलेगा। महोदया, मैं रेल की बात करूं, रेल 23 साल हो गए मेरे अपने क्षेत्र में। अंग्रेजों के ज़माने की रेल थी, छोटी रेल पातें थी, और जब अटल जी सरकार में आए तब उन्होंने तय किया कि 2012 तक जितनी भी नैरो गेज की लाइनें हैं उन सबको परिवर्तित कर दें। पर आपने देखा होगा 2004 में जैसी सरकार गई फिर गति धीमी रही, तो कहाँ 99 में स्वीकृत हुई मेरे यहाँ की रेल, आज 2021 में बालाघाट की नैरो गेज की रेल पूरी हुई और जिसमें रेल चलना प्रारंभ हो गई। नैनपुर से छिंदवाड़ा का काम तेजी से चल रहा है और लगभग वो जून माह तक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी तो कहने का मतलब है महोदय कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इन अधोसंरचना के ऊपर काम करने का प्रयास हुआ और आने वाले समय के लिए मैं और मांग करना चाहता हूं कि एक हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत उदार हृदय हैं, पिछले पता नहीं कितने प्रधानमंत्रियों के कामों को पूरा करने का काम किया है। तो ऐसे ही एक प्रधानमंत्री हमारे रामटेक से हुआ करते थे, हमारे जिस समय अयोध्या का मंदिर गिरा था तो उन्होंने उस समय पर सर्वे किया था रामटेक से नागपुर से जबलपुर को जोड़ने के लिए। तो ये ऐसा कॉरिडोर होगा कि अभी आप ढेर सारे कॉरिडोर बना रहे हैं, तो उत्तर और दक्षिण को जोड़ने के लिए यदि नागपुर से जबलपुर के बीच में इसको जोड़ा जाता है तो 275 किलोमीटर की दूरी कम होगी और ये रामटेक से गोटे गांव तक का यदि मार्ग बनाया जाता है तो केवल एक 150 किलोमीटर का मार्ग बनेगा। तो एक अतिरिक्त मार्ग जो अभी इटारसी, नागपुर से इटारसी होकर जो दिल्ली तक आता है, कभी इसमें यदि कोई आपदा आ जाती है तो फिर वो दिक्कत होती है, तो इसलिए इसको भी बनाया जाए। तो ये मैं रखना चाहता हूँ। सभापति महोदया, राष्ट्रीय अधोसंरचना के बारे में कहना चाहूँगा कि अधोसंरचना लगभग इस समय पर 7400 परियोजनाएं चल रही हैं। अब उसमें बिजली है, पानी है, सड़क है, रेल के मामले हैं, तो इसमें भी पैसा देने का काम इस सरकार में किया है। अनुसंधान के क्षेत्र में देखिए, एक समय था कि नभ में, जल में, आकाश में, थल में सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त था, पर आज अनुसंधान अंतरिक्ष में, जल में, थल में किया जा रहा है, जिसके कारण से आज हमारी इतनी सीमाएं मजबूत हुई। सैनिकों के लिए रक्षा के क्षेत्र में सामान मिला। हमारे एक मित्र भी कह रहे थे कि पेट्रोल का दाम इतना बढ़ा दिया, पर ये कभी कभी धन्यवाद दीजिए उन पेट्रोल लेने वालों को भी कि जिनके कारण से जो पैसा आ रहा है, रक्षा के क्षेत्र में हम कितने मजबूत हुए हैं, जरा इसका भी तो विचार करिए। भारत देश मजबूत हुआ है, ताकतवर बना है, और ये रक्षा के क्षेत्र में जितना पैसा आज खर्च किया गया है, क्या जीवन में कभी इतना पहले किया गया था? नहीं तो आप याद करें, भूलना नहीं चाहिए कि हमारे सिपाहियों के लिए पहनने के लिए जूते तक तो थे नहीं, उनके लिए बुलेट प्रूफ, उनके लिए जैकेट नहीं हुआ करती थी। तो ये सारी कमियों को आज इस रक्षा क्षेत्र में भी, सभा को 1-2 मिनट, रक्षा के क्षेत्र में भी आज लगभग 1,14 करोड़ का 1 लाख से ऊपर के बजट दिया जाता था। आज इस बार बजट 1.35 लाख करोड़ का बजट है। शिक्षा के क्षेत्र में भी 1-2 मिनट समझ कर, शिक्षा के क्षेत्र में भी सभापति महोदय देखिए कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति को परिवर्तन किया है। 35 साल से चल रहा था कि कभी शिक्षा नीति को परिवर्तन करेंगे, पर जब हमारे देश के दृढ़ निश्चय प्रधानमंत्री आए तब ये शिक्षा की नीति में परिवर्तन हुआ और इस नीति का दूरगामी जो असर आएगा, मैं एक मांग करना चाहता हूँ सभापति महोदया कि जब हम इस देश में अच्छी चरित्रवान सारे लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं, सैनिक स्कूल उसका एक अंग है, 15,000 से ऊपर स्कूलों में हम अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, तो मैं एक मांग करना चाहता हूँ कि क्या देश में हम अच्छे चरित्रवान बनाने के लिए हम सैनिक शिक्षा को अनिवार्य नहीं कर सकते? एनसीसी को हम हर हायर सेकेंडरी स्कूल तक इसी कहीं यदि कर दें तो उसका एक लाभ मिलेगा और एक चरित्रवान लोग हमारे देश में पैदा होंगे। 1-2 मांग करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा महोदया। मेरे यहाँ पर नक्सलाइट जिला होता है बालाघाट, और बालाघाट में यदि कोई आपदा आ जाए तो हमको, और सीमा प्रांतीय क्षेत्र छत्तीसगढ़ और नागपुर के साथ, तो जब कोई ऐसी आपदा आती है तो हमें या तो नागपुर या रायपुर या जबलपुर 250 किलोमीटर की दूरी पे भेजना पड़ता है। तो मैं मांग करना चाहता हूं कि जबलपुर को एक मेडिकल कॉलेज दिया जाए ताकि हमारी ऐसी आपदा की घड़ी में जब हमारे सैनिक हताहत होते हैं, पुलिस वाले हताहत होते हैं और हमारे लोगों को जब बीमारी आती है तो उनको उसका लाभ मिल सके। और इसी तरह से मेरी एक अंतिम मांग कहते हुए कि जब रेल के लिए जो ज़मीनें ली गई
और उसमें 2016 में अवार्ड हो गई ज़मीनें, उनको पैसा दे दिया गया, पर अभी तक नियम के अनुसार उनको नौकरी नहीं दी गई। तो तिरोड़ी से कटंगी के बीच का जो हमारा रेल लाइन 8 किलोमीटर का नया रेल मार्ग बन रहा है, ज़मीन ले ली गई, पर अभी तक उनको नौकरी नहीं दी गई है। तो उनको नौकरी दे दी जाए, क्योंकि 11/11/19 का एक नया कानून बता के कह रहे हैं कि अब आपको नौकरी नहीं मिलेगी, जिसके कारण लोगों में काफ़ी निराशा है। वहाँ पर लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे रेल मंत्री जी, मैंने उनसे मिला भी हूँ, आग्रह भी किया है, और मेरे अकेले क्षेत्र का मामला नहीं, और भी उस समय पर जो नैरो गेज की रेल लाइनों को लिया गया या नए रेल मार्ग लिए गए, तो जहाँ ज़मीनें ली गई हैं तो उनको भी उनको नौकरी दी जाए। एक अंतिम बात जो अति महत्वपूर्ण है, कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ। अभी हम मनरेगा के क्षेत्र में, बस अंतिम है मैडम, मनरेगा में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय आपदा की घड़ी में हमने मनरेगा में इतना लाभ काम के लिए लोगों को दिया, कृषि के क्षेत्र में हमको मजदूर प्राप्त नहीं होते, और कृषि के क्षेत्र में कम समय के लिए जब उनको लगता है कि मनरेगा में अच्छी मजदूरी मिलती है तो किसानी के खेत में काम नहीं है। तो मेरा इसमें एक सुझाव है सरकार के लिए कि यदि हम मनरेगा के मजदूरों को कृषि के क्षेत्र के साथ जोड़ दें, आधा पैसा किसान दे देगा, आधा पंचायत राज के अंतर्गत पैसा मिल जाए, तो उसके कारण से किसान को मजदूर भी मिल जाएगा, सरकार का भी पैसा बच जाएगा, और मजदूर को जहाँ 100 डेज हम वर्क देते हैं, हम शायद 360 दिन में उसको काम दे सकते हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इतने अच्छा बजट आया, मैं पुनः इसको माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।